से आपका इस खास पेशकश में। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे हम बातचीत करना चाहते हैं कि कितने लोग देश में जॉब कर रहे हैं, रोजगार उनको मिला हुआ है, या कितने लोग बेरोजगार हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इसको लेकर के एक बहुत विवाद चलता है इस देश में। अलग अलग लोग नंबर कोट करते हैं कि कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हुआ था फिर कम हुआ है। एक सही पिक्चर को लेकर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्कशंस में बहुत डिबेट होती है। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट आई है एनएसएसओ की, जिसके मुताबिक जो पूरी तस्वीर है ना, वो आपको बदलती हुई दिखेगी, और जो बहुत पॉपुलर परसेप्शन है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एसबीआई की तरफ से एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली गई है, उसको एनालाइज करते हुए उस एनएसएसओ की रिपोर्ट को, कि एक्चुअल में जॉब पिक्चर इस देश की है क्या। इसी पे हम बातचीत करेंगे एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर डॉक्टर सौम्यकांति घोष से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड, निफ्टी हरे निशान में लौटा। बैंक निफ्टी में दबाव हालांकि कायम, इंडेक्स 450 अंकों से नीचे। मिड कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती से एनबीएफसीज में तेज गिरावट, 7% से ज्यादा फिसल कर आरबीएल बैंक बना वायदा का टॉप लूजर। एसबीआई कार्ड, एबी कैपिटल, एल&टी फाइनेंस भी 5% से 6% तक गिरे। आरबीआई ने रिस्क वेटेज 100 से बढ़ाकर 125% किया। बीमा शेयर्स में आज जोरदार खरीदारी, करीब 5% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना एसबीआई लाइफ। साथ ही एमएफएसएल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी लाइफ में भी 3 से ज्यादा % के उछाल। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान जारी। 11 बजे तक एमपी में करीब 29% और छत्तीसगढ़ में 20% वोट। सीएनबीसी आवास की मतदाताओं से अपील है कि एमपी और छत्तीसगढ़ के अगर आप वोटर हैं तो वोट जरूर डालें। सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद रेलवे का फैसला, सूत्रों के मुताबिक रिव्यू से कम परसेंटेज पर कैंपिंग का फैसला ले सकती है रेलवे। अभी सुविधा ट्रेनों में लगता है 300% डायनेमिक फेयर। सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव जानकारी। तो पिछले 6 साल में रोजगार के मौके काफी बढ़े हैं। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर प्री कोविड स्तर से आधी हो गई है। FY18 में 6.1% बेरोजगारी की जो दर थी, उसके मुकाबले FY23 में, जो अभी मार्च में खत्म हुआ है, वो 3.1% पे आ गई है। साथ ही स्वरोजगार के ट्रेंड में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पीएम मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना से रोजगार को काफ़ी बढ़ावा मिला है। पूरी रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष जी। सौम्यकांति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक बड़ा दिलचस्प, डिबेटेबल और बहुत लोगों के मन में हमेशा रहता है कि ये आंकड़ा क्या है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, लेकिन इस रिपोर्ट ने उस चीज़ को एकदम उल्टा खड़ा कर दिया, शीर्षासन करा दिया है। तो ये जो एनएसएसओ की रिपोर्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका जिस्ट क्या है, ये क्या कहती है रिपोर्ट सर? हाँ, देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमने जो इस रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं, जो डेटा है उसको हम ठीक तरफ से इसको रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको समझना चाहिए जो पीएलएफएस का रिपोर्ट है उसमें क्या है और क्या हमको समझना चाहिए। तो ये एक तो बात पहले है। मैं दूसरा बातों में बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा पीएलएफएस सर्वे में है, अगर आप 2008 से 2018 से 2023 तक देखें, ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% से ऊपर से घट के 3% तक हो गया, और काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात जो ये है, इसमें दो चीज कंपोनेंट है। ये डेटा पीएलएफएस सर्वे दिखाने के बाद भी काफी लोग, काफी चर्चित भी इसमें दो कंपोनेंट्स है। एक पहले बात है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 15 से 29 साल का जो होता है, उसका लेवल भी 13% से गिर के 10% है। तो इसको, लेकिन अगर आप 15 से 59 ईयर्स तक देखें, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 3.4% है। तो इसका मतलब यह है कि आदमी को 15 से 29 के बीच नौकरी नहीं मिलता है, 29 साल के बाद जाके उनको नौकरी मिलता है, अगर हम डेटा इस तरफ से देखें तो बाद में। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा ध्यान तरफ से एग्जामिन किया।
हमारा इसका जो पहले जो हमने पॉइंट रेज़ किया, जो 15 से 29 साल को जो हम 10% दिखाते हैं और आपको पता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लेके काफ़ी सारे बात होता है मार्केट में जे हमारा देश में यूथ को नौकरी नहीं मिलता है। इस पे हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, हमारा देश में अभी अगर डेटा देखें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 41 मिलियन लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मेल भी है, फीमेल भी है। अगर और वो एक्चुअली क्या होता है और वो 23 से 24 इयर्स तक पढ़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पीएलएफएस सर्वे जो हमको आपको एजुकेशन के साथ कंपेयर करते हैं कि आपको एजुकेशन लेवल के साथ एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है कि ये 23-26 साल का जो आदमी है, जो लेबर फोर्स पे नहीं है, उसके लिए जो डेटा है, थोड़ा-सा इसको ऊपर देखते हैं बिकॉज़ ये स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट है। अल्टीमेटली आपका जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो एज़ अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स देखना चाहिए। तो हमारा ये स्ट्रिक्ट मुद्दा है, जब आप यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें, पुराना ज़माना का जो बात था कि आपको 17-80s में ही आपको नौकरी में लगना है, आजकल सब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फीमेल एम्पावरमेंट भी बढ़ रहा है, उसके लिए 23-24 इयर्स तक अगर आप पढ़ते हैं, ऑब्वियसली आपको नौकरी नहीं करना चाहिए, उसका मतलब यही नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली कैलकुलेट किया 30 साल से ज़्यादा से और जो अर्बन मेल है उसका रेट 13% तक से करीब होके कम होके 3% आता है अगर हम 30 साल से ज़्यादा लेते हैं। ये तो पहले मुद्दा है। तो ये बात को थोड़ा-सा अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो ज़्यादा है शायद स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट है। दूसरा जो बात है सबसे अहम मुद्दा है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट का अगर पैटर्न्स देखें 1980 से भी देखें, आज भी देखें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हर टाइम 50% से ज़्यादा है। ये पहले भी 55-56% था, 70-80s में था, उसके बाद कम हुआ, लेकिन फिलहाल पैंडेमिक के बाद ये रेट अभी 57% हो गया। उसके अंदर जो अ, ब जो लोग फैमिली एंटरप्राइज में काम करते हैं, उसका मतलब जिसको तनख्वाह नहीं मिलता है, उसका रेट भी बढ़ के करीब 17% हो गया। इसमें हम 2 चीज़ बोलना चाहते हैं। पहले तो एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि ये 50% जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये रिसेंट फेनोमेनन है। लेकिन ये रिसेंट फेनोमेनन नहीं है। 1980s से अगर आप पुराना वाला सर्वे देखें, हर टाइम ये नंबर 50% से ज़्यादा था। ये नंबर फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा रहते हैं। दूसरा जो बात है, इसके अंदर जो फैमिली एंटरप्राइज़ है, उसका नंबर भी बढ़ने से बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये लेबर डिस्ट्रेस है। ये भी बात एकदम सही नहीं है क्योंकि लास्ट 3 और ये पीएलएस रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि आपको जो फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल लेबर फोर्स है इंडिया में, अभी वो अराउंड 40% ऑफ द ओवरऑल लेबर फोर्स अभी इनफॉर्मल है, बाकी आपको फॉर्मल, ये डेटा एफपीएलएस रिपोर्ट में ही है। तो इससे एक छोटा-सा मुझे सवाल बात है कि लास्ट 3 साल में 2-3 साल में उसका पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम आए, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि प्रोग्राम आया, मुद्रा योजना प्रोग्राम आया, उसमें क्या हुआ जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो आदमी था उसको क्रेडिट सिस्टम के साथ काफ़ी तेज़ से जुड़ गया। ये जुड़ने के लिए क्या हुआ, जो आदमी पहले फैमिली एंटरप्राइजेज़ का जो साइज़ होता है, वो अभी बड़ा हो रहा है और सेकंड जो बात है, अभी आप स्टेट्स को भी देखें, सेंटर को भी देखें, सबको फूड मिलता है, शेल्टर गवर्नमेंट दे रहा है और उसके बाद मेडिकल भी दे रहा है। तो ये लोग के पास अभी एक ऑप्शन आ रहा है कि अगर हम काम करें, अच्छे तरीके का काम करें, नहीं तो हम काम करेंगे फैमिली एंटरप्राइज़ में क्योंकि ये बात सही है कि हम बैंक जैसे हम लोग को जोड़ रहे हैं, इसके लिए आखिर में हमको ही फ़ायदा होगा। तो ये 2 चीज़ हमने बहुत अच्छा तरह से हाइलाइट किया। ये है शिफ्टिंग इंडियन लेबर मार्केट में शिफ्टिंग प्रायोरिटीज़ ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट। पुराना जो ज़माना था, पुराना जैसे हम इंटरप्रेट करते थे, इसे इंटरप्रेट करना ठीक नहीं होगा। ओके, दादा ने 3-4 बातें बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पहली बात ये है कि आज के ज़माने में ये बात सच है कि लोग 23-24 साल तक की उम्र में पढ़ते ही रहते हैं। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजी किया या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, तो वो जो पढ़ता हुआ छात्र है उसको बेरोजगार बताना भी थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए आपको अपना वो मैट्रिक ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात दादा ने बताई कि 30 ईयर्स के ऊपर आप जाएँ, अगर तब तक आदमी को कोई काम नहीं मिला तो उसको रियली फिर बेरोजगार मानना चाहिए, इसलिए वो मैट्रिक्स ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, 57% ये है। और फैमिली इंटरप्राइजेज में यानी अपने ही घरेलू कार्यक्रमों में वो लगे हुए हैं, ये नंबर भी बढ़ के आया है और इसलिए फॉर्मल जॉब आप देखेंगे तो 60% के है। दादा भी एक चीज़ ये बताइए कि एक बड़ा पॉपुलर परसेप्शन बना दिया जाता है लोगों के बीच में, जैसे एक एजेंसी है वो कहती है कि नहीं साहब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है,
तो क्या हमें अब इस बारे में वाकई रीथिंक करना चाहिए कि हमने आपको अपने मैट्रिक्स चेंज करने, पहली बात तो ये। दूसरे, अब बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आते ही नहीं इस सर्वे में, जो 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 लोग करके बता देते हैं कि नहीं इतने लोग बेरोजगार हैं। क्या बहुत सारे जॉब प्रोफेशन छूट जाते हैं इस चक्कर में? नहीं, आप एकदम सही बोला है। एक्चुअली 2018 में जब हमने ये ईपीएफओ को सर्वे किया था, जो रिपोर्ट हमने उसी टाइम रिकमेंड किया था, पेरोल जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसी टाइम हमने ये भी रिकमेंड किया था कि ये जो रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है, इसको हमने और थोड़ा-सा डिटेल्स में दें, लेकिन शायद उसपे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो मैंने एक ही बात, लेकिन उसी टाइम भी हमने बोला था कि भारत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया जैसे अनएम्प्लॉयमेंट चर्चा का विषय रहेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है, बट यही मैं बोलना चाहता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है, हम जो जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हाई क्वालिटी होना चाहिए। हम जॉब तो बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो ईपीएफओ का जॉब्स होता है, इसका जो तनख्वाह होता है 15,000 और 20,000 के बीच होता है मंथली, तो हाई फ्लाइंग जॉब्स नहीं है। आपको गिग इकोनॉमी में पता है कि कितने जॉब्स हम जनरेट कर रहे हैं। तो उनके लिए जो एक बेटर क्वालिटी जॉब्स है, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसको अच्छा तनख्वाह मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी ठीक-ठाक से मिले, ये हमको पॉइंट ऑफ डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा डिबेट, हम थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया। हम यही बोल के चलते किसी को जॉब ही नहीं मिलता, वो बात एकदम सही नहीं है। अगर एक कंट्री 6.5 से 7% ग्रो कर रहा है, उसका मतलब उसका लेबर फोर्स ही उसमें ग्रो कर रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी आज रिपोर्ट में देखे और 30 से 40% है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल बात बताना चाहता हूँ। एक आपको पता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्वे भी आता है और गवर्नमेंट का भी सर्वे आता है। हम्म, अगर दोनों का आप क्वार्टरली कंपेयर करें लास्ट 5 साल में, हम्म, दोनों का जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा आसपास है, लेकिन प्राइवेट का थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम स्टैटिस्टिक्स में जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम कुर्तोसिस मतलब कितना डिस्पर्शन है, हम्म, उसको अगर आप देखें, उसमें देखना कि जो ज्यादा हाई वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्वे में बोला है कि 10% हो गया, हम्म, उसमें देखना कि उसमें हाई वैल्यूज ज्यादा रहते हैं। क्यों हाई वैल्यूज ज्यादा रहते हैं? क्योंकि इंडियन लेबर मार्केट में बहुत लोग नीचे से ऊपर जा रहा है। शायद हमारा जो सैंपलिंग हम करते हैं, उसको हम ठीक से कवर नहीं होता है, क्योंकि लेबर मार्केट में अगर ट्रांजिशन होता है हर महीने में, हम्म, और उसको कवर करने के लिए काफी अच्छा स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग में बोलता है टेक्निक है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज में ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिर्फ वही आदमी को कवर करें जिसके हम्म। पास स्टेबल इनकम है, स्टेबल फैमिली है, ऑब्वियसली आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो ज्यादा दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज का अभी समझने का टाइम आ गया है। मेरा रिपोर्ट से हम यही सिर्फ बोलना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पहले में सर्वे में थोड़ा सा ट्वीक करना है, क्योंकि मैं जो बात बोला कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा दिखाते हैं, उसका मतलब ये है कि आपने 15 टू 29 ईयर्स में आपको कुछ भी जॉब नहीं मिला, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 10%। जैसे ही आप 30 साल 15 टू 59 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3%, उसका मतलब 30 का पहले जॉब नहीं, 30 के बाद सबको जॉब मिल गया। और मुझे थोड़ा सा डेटा देख के आश्चर्य लगता है, इवन बाई कॉमन सेंस। तो थोड़ा बहुत इसमें करना चाहिए। और इनफॉर्मल जो लेबर फोर्स है, जो फॉर्मलाइजेशन हुआ ईपीएफ से, उसको भी अच्छा तरफ से पीएलएम सर्वे के साथ जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट इशू तो है, रहेगा इंडिया में, लेकिन इशू का जो डिस्कशन होना चाहिए, कैसे हम वर्क एनवायरनमेंट ठीक करें, अच्छा तनख्वाह दे, सोशल सिक्योरिटी दे, रेदर देन कि उसको कुछ भी अभी तक जॉब नहीं मिला। समझ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सच भी है कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स या हाई पेड जॉब्स पे डिस्कशन होना चाहिए, और वो दिखता भी है कि कम है। सारे एम्प्लॉयड हैं लेकिन बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती। जो दो तीन स्कीम्स इस गवर्नमेंट ने शुरू की हैं जो बहुत हाई फ्लाइंग है और जिसमें बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट हो रहा है। एक मैं स्वनिधि योजना की बात कर रहा हूँ, और दूसरा जो उन्होंने मुद्रा किया था, तो मुद्रा के बाद की स्कीम है स्वनिधि, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल मिलती है, पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000। क्या इन योजनाओं से जुड़े हुए लोग या इन योजनाओं के थ्रू जिनको जॉब मिल रही है वो भी इसमें काउंटेबल होगी पूरी, या सिर्फ लोग ये मानते हैं जिनका पीएफ कट रहा सिर्फ वही जॉब में, बाकी सब बेरोजगार है? ना देखिए, इस पे मैं और एक बात भी बोलना चाहता हूँ। अभी जो ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट में कुछ दिन पहले खुला था, उसमें अच्छा रिस्पांस हुआ था। आई थिंक अराउंड 30 करोड़ के ऊपर इनफॉर्मल लेबरर उसके अंदर रजिस्टर किए। उसका मतलब गवर्नमेंट के पास अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबरर का पता है। तो फ्यूचर में ये डेटा यूज करके गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं किसको हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कैसे दे, कैसे स्ट्रक्चर करिए। तो पहला बात है। दूसरा बात, आप जो स्वनिधि का बोला, हाँ, स्वनिधि का लेके हम कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट किया।
अगर आप 10,000 रुपया लोन लेते हैं, आपको 20,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा और आपको 20,000 रुपया रिटर्न कर देते हैं, आपको 50,000 मिलेगा। उसका मतलब एक आदमी को एक पॉइंट ऑफ टाइम में 80,000 रुपया मिल सकते हैं, अगर उसका आज का क्रेडिट बिहेवियर है। और हमने हमारे रिपोर्ट में देखा था कि जो परसिस्टेंसी रेशियो है, उसका मतलब जितने लोग पहले लोन रिपेमेंट करके लोन ले रहे हैं, उसका रेशियो है अराउंड 68%। और जो तीसरा लोन ले रहे हैं, दूसरा लोन को रिपे करते हैं, उसका रेशियो है 75%। उसका मतलब अगर आप पीपल को इंसेंटिवाइज करें कि अगर लोन रिपे करें, आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ेगा, इवन द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री उसका बिल्डअप हो सकता है, जिसको यूज करके फ्यूचर में बैंक उसको लोन दे सकते हैं। और सिमिलरली मुद्रा लोन्स पे हम एक चीज देखा कि इसपे जो वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके लिए बैंक डिपॉजिट्स पे जो पार कैपिटा जो वुमेन डिपॉजिट्स हुआ है लास्ट 3-4 साल में, उस पे काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे चीज एक ही चीज दिखाता है, ये जो स्कीम्स है मोस्टली फॉर द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड और दे आर जस्ट मूविंग एट द मिडिल ऑफ द पिरामिड। क्योंकि मुद्रा योजना में और एक इंटरेस्टिंग जो चीज हुआ था, इसका 3 स्कीम रहता है। एक तरुण, किशोर, शिशु। शिशु मतलब 50,000 के नीचे। पहले जब ये स्कीम चालू हुआ था, ये शिशु ज्यादा था। आज का दिन अगर आप लोन देखें, ये ज्यादा लोग तरुण और किशोर हो रहा है। एग्जैक्टली जो बात हम प्राइम मिनिस्टर किसान में देख रहे हैं। पहले आप 10,000 रुपया लेके फिर 20, 50, फिर ये भी इनका भी जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन था, पहले तो किशोर शिशु था, अभी तरुण, अभी किशोर। उसका मतलब लोग बढ़ रहे हैं। और यही मैं बात बोला कि फैमिली एंटरप्राइजेस बड़ा हो रहा है, और इसको हम तो ठीक से इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का जो बात है, वो इंडियन लेबर मार्केट आज से 50 साल पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज शायद काफी ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी सारा इनिशिएटिव लिया है। और हमको फ्यूचर में ऐसे सोचना चाहिए कि हमको सबको वर्क एनवायरमेंट कैसे अच्छा करे, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है जहां पर सोशल सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारा पास उतना रिसोर्सेस नहीं है फिजिकल, सोशल सिक्योरिटी इसके लिए हम सबको नहीं दे सकते, बिकॉज बाकी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो आपको है जो हेल्थ, तो लेकिन उसके तरफ हमने अच्छा तरह प्रोग्रेस किया है काफी लास्ट 7-8 साल में, कि हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर ये कंटिन्यू करे, ये हमारा सबके लिए अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी का अपलिफ्टमेंट के लिए। बिल्कुल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट का एनालिसिस जो एसबीआई की स्पेशल रिपोर्ट है, वो हम समझने की कोशिश करें कि जो एक पॉपुलर परसेप्शन में कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, एक्चुअली उसको डीप डाउन करना चाहिए, डीप डाइव करके कि हो क्या रहा है। तो जो इसके मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि आपको एक तो एज ब्रैकेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक लोग पढ़ते रहते हैं। दूसरा, फॉर्मल सेक्टर में जाइए और इनफॉर्मल में जाइए, देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो पीएम मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सब ये मुझे आइडिया नहीं है कि इसका कोई फॉर्मल डेटा कोलेक्ट हो रहा है पीएम स्वनिधि और अभी जो एक विश्वकर्मा योजना हुई, क्योंकि आईएसबी की एक स्टडी बताती है कि अगर ये जो अनबैंक्ड लोग थे, बेसिकली अनक्रेडिट वर्दी लोग थे, इनको जब ये लोन मिल रहा है, अगर इसका कोई डेटा बने तो इसमें डिफॉल्ट रेट जो आएगा, उसके बाद जो क्रेडिट वर्दीनेस आएगी, वो एक्चुअली गेम चेंजर हो सकती है, जहाँ पे 10, 20, 50, फिर शायद उसके बाद की भी कोई योजनाएं शुरू हो। तो मुझे लगता है कि ये नए नज़रिए से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को, एम्प्लॉयमेंट को देखने की ज़रूरत है। सोमा सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कशंस हो, चाहे इकोनॉमिक डिस्कशंस हो, अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को लेकर के इतने जो कन्फ्यूजन थे, वो इससे काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद